क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टेटमेंट एन इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंश्योरिंग हर हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब कि एक स्टेटमेंट है कि एक प्री कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के शारीरिक विकास का ध्यान रखा जाए। ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है कि बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट हेल्दी दिया जाए, यानी उसका शारीरिक विकास अच्छा हो। पहला ऑप्शन है ये अनट्रू है, गलत बात है कि शारीरिक विकास पर जोर ना दिया जाए, या फिर मे बी इनकरेक्ट है, मे बी गलत है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस, यानी ये बात सही है क्योंकि जो शारीरिक विकास है वो सबसे ऊपर है बाकी सभी विकास के प्रकार में। या फिर फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो एक बार, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स। जो आपका शारीरिक विकास है वो बाकी के जो डोमेन है, बाकी के जो एस्पेक्ट हैं, बाकी के जो टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, उनसे भी जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो सिर्फ शारीरिक विकास, आपके संज्ञानात्मक, आपके संज्ञान, आपके इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट से भी, आपके सोसाइटी के यानी सोशल डेवलपमेंट से भी, आपके इमोशनल डेवलपमेंट से भी, सभी से जुड़ा हुआ है क्योंकि डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस्ड द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स। इट मे बी कोनेटेड एज, मतलब क्रिस्टीना क्या है, एक टीचर हैं, वो अपनी क्लास को एक फील्ड ट्रिप पर ले गई। फील्ड ट्रिप मतलब दर्शन पर, किसी एक जगह को, मान लीजिए ताजमहल दिखाने ले गई। वापस आने के बाद आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस्ड द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स, उन्होंने डिस्कस किया ट्रिप को अपने स्टूडेंट्स के साथ या कुछ पूछा उस ट्रिप के बारे में। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, फॉर लर्निंग है, लर्निंग फॉर असेसमेंट है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट है। बहुत बढ़िया अंजलि। तो ये लर्निंग ऑफ असेसमेंट या फॉर असेसमेंट तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने तीन चीजें सिंपली पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, फटाफट से आंसर करो। खान सोनू थैंक यू, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। ए एग्जैक्टली, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग का जो एक्सपीरियंस था वो आप दे चुके हैं बच्चों को, आप उनको फील्ड ट्रिप पर ले जाने के बाद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। दैट मीन्स लर्निंग हो चुकी है, अधिगम हुआ है, उसके बाद आप आकलन कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद आप असेस कर रहे हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर जाने से पहले या दौरान होता तो फॉर लर्निंग कहते, अगर स्वयं बच्चे अपना असेसमेंट कर रहे होते पीयर ग्रुप में तो एज कह देते। सिंपल सी बात। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, भाई एक स्टेटमेंट है, अगर मैं बात करूं एक स्टेटमेंट है क्या, मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, यानी जो पुरुष हैं वो महिलाओं से आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं या अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, बहुत बड़े अंकित, कई लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत होंगे अभी भी इस चैट में भी। तो एक बार आंसर कर दीजिए कि ये ट्रू है, मे बी ट्रू है, शोज जेंडर बायस, या इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। जरा बता दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए हमें भी, हम भी जाने। विनय शर्मा आंसर सही है आपका, सी मतलब शोज जेंडर बायस, एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं तो लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का। मूल्यांकन भी कहना गलत होगा, असेसमेंट यानी आकलन का, मूल्यांकन भी यहां लिखा हो सकता था। असेसमेंट से एक क्वेश्चन जरूर, सीसी जो आपका टॉपिक है, एक क्या कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहला ऑप्शन है टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इंगित करने के लिए, या फिर थैंक यू रविंद्र, या फिर टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, या फिर टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। चार ऑप्शन हैं, एक ही सही होगा। बिल्कुल दलजीत आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन, टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर बात असेसमेंट की चल रही है तो बेस्ट वे हो सकता है, हम इसलिए करते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसको जान सकें, आगे कैसे इंप्रूव करना है इसको जान सकें, कहाँ गलती है या कहाँ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग या गैप कहाँ है उसको जान सकें, उसको फिल कर सकें। तो मेन पर्पस ये है, मेन पर्पस गलतियां निकालना नहीं है, कितना उन्होंने अचीव कर लिया ये जानना नहीं है। ये हो सकता था इफ डी ऑप्शन वॉज नॉट देयर, ठीक, तो उस केस में ये हो सकता था। और ऐसा नहीं है कि एक बच्चों को आपको भेजना है आगे के नहीं, वो फिर
इवैल्यूएशन भी लिख सकते थे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन वो है जिसमें बच्चे की भलाई शामिल हो। ये जानते हैं मानव विकास जो है वो बहुत सारे सिद्धांतों पर बेस्ड है, उनमें से कई सिद्धांत हमने समझे भी हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, स्पाइरल वर्सेस लीनियर, इसके अलावा कितने सारे तो आपके हैं डेवलपमेंट के प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है? नॉट पूछा है, कल से फिर से वही बात याद करेंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट दिया है, एक्सेप्ट दिया है, लीस्ट दिया है, ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, सीक्वेंशियलिटी नहीं है यानी अनुक्रमिकता, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट कहेंगे, सामान्य नहीं कहेंगे। ठीक, रिवर्सिबल यानी कि प्रतिवर्ती। 4 ऑप्शंस फटाफट से आंसर कीजिए। 15 क्वेश्चन है, जस्ट एक क्वेश्चन को हटा दें तो सिर्फ 15 क्वेश्चन है, 15 एग्जैक्टली। पल्लवी, बात आपकी सही है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, यानी बैक गियर नहीं लगेगा डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं हो गया ना कि आज आप डेवलप हो गए और कल आप फिर से 0 हो जाएंगे। आज अगर आप 10 साल के हो गए, कल 2 के तो नहीं हो सकते। ठीक, तो उस केस में सिर्फ एज की ही बात नहीं है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्रोग्रेसिव चेंजेस को, बढ़ते हुए प्रगतिशील परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, जो एक सीक्वेंस में चलते हैं, जो एक ऑर्डर में चलते हैं, जो स्टेजेस में भी चलते हैं कई बार। इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है विकास का? ध्यान से पढ़िएगा, ये इस बार आया हुआ क्वेश्चन है और वो भी पहले पूछा था। अब इन 2 क्वेश्चंस में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको, फटाफट से आंसर कीजिए। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, बी कह रहे हैं आप लोग। एग्जैक्टली, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। अब इसमें कंफ्यूजन एक जगह क्रिएट हुई हमें कि ये मॉडिफिएबल कैसे है ना? मॉडिफिएबल कैसे है? हमने मान लिया डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी वातावरण और आनुवंशिकता, आपके जीन्स और आपका पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। 100% बात सही है। लाइफ लॉन्ग है यानी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी में चलेगा, वूम टू टूम जाएगा, सही है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का मतलब ये है यहां कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं कुछ, या फिर कहें क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ही नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ गई तो कम नहीं हो सकती, साइकोलॉजिकल तो चेंजेस आ रहे हैं ना आप में। आप हो सकता है कल जितना गुस्सा करते हो आज नहीं कर रहे हो, या बहुत सारी चीजों में थॉट के लेवल पर आप में चेंजेस हैं, तो साइकोलॉजिकली या कॉग्निटिव रूप से तो आपके अंदर परिवर्तन आते रहते हैं, या मॉडिफाई आप कर सकते हैं अपनी समझ को। ठीक, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अगर सारे एस्पेक्ट को मिलाएं तो ये भी एक प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स। देखो, यूनिवर्सल कहना शायद यहां तक चल जाती बात, लेकिन जैसे आपने कहा कि कल्चर पर कोई प्रभाव, कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हम नहीं मान सकते। आप जिस देश में या जिस भी जगह रहते हैं, वो जो आपकी संस्कृति है वो आपके विकास को प्रभावित करेगी, क्योंकि एनवायरमेंट आपका प्रभावित करेगा आपको, और ये जो बात है ये एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगी। तो बी ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस? भाई अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा एक वो पीरियड है जब फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि और विकास सबसे तेजी से होते हैं। रैपिड पेस मतलब बहुत तेजी से होंगे, यानी बच्चा शारीरिक रूप से बहुत तेजी से विकसित हो रहा होगा। पहला ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, फिर है आपका एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, देन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, एंड लास्ट वन इज योर अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया इंदु जी। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड सबसे ज्यादा हमने ये समझा है, सबसे तेजी से जो फिजिकल ग्रोथ होती है जन्म के बाद वो है इन्फेंसी में। जन्म से 2 वर्ष इतनी तेजी से बच्चा बढ़ेगा, अगर उसका रेशो देखें तो वो किसी और साल में उतनी तेज नहीं बढ़ा है फिजिकली। तो इन्फेंसी में सबसे ज्यादा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा। ठीक, फिर लेटर चाइल्डहुड में कम हो जाएगी और एडोलेसेंस में एकदम से बढ़ेगी। तो कह सकते हैं अगर हम बात करें तो इन सबसे ज्यादा कहां पर है? इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में, यानी 0 to 2 और 2 to 6 ईयर्स, यानी टिल 6 ईयर्स बहुत ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज? 2 प्रकार के सोशलाइजेशन है। हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया, एक चैप्टर है सोशलाइजेशन, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, हिमांशु सिंह आगे टाइप करके। तो एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी मुख्य कह सकते हैं इसको, प्राथमिक कह सकते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी यानी गौड़। तो 2 प्रकार के सोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार करेगा, उसके बाद सेकेंडरी में आपका स्कूल आ जाएगा, आपके आसपास की बाकी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस बिल्कुल अतुल ऐसा होगा ही, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं तो हेल्प होगी आपकी। कौन सा एक एग्जाम्पल है
या कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो परिवार के बाहर है। परिवार में कभी भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं होगा। परिवार वो पहली प्राथमिक जगह है, प्राइमरी प्लेस है, जहां से आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन शुरू हुआ, यानी आपका सामाजिकरण क्या है? समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे कानून की जो प्रोसेसेस हैं उनको आप सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो स्कूल एंड मीडिया होगा, हो सकता है। मीडिया एंड नेबरहुड होगा, मे बी। फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये तो जीवन में नहीं होंगे, क्योंकि परिवार हमेशा प्राइमरी में आएगा और स्कूल हमेशा सेकेंडरी में। बाकी आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां नेबरहुड को इन्होंने फैमिली तक में कंसीडर कर लिया है, इसलिए बी ऑप्शन को सही नहीं माना है, क्योंकि मीडिया तो सेकेंडरी में है ही। तो स्कूल एंड मीडिया, ऐसा भी होगा कई बार नेबरहुड को ये लोग सेकेंडरी में डाल देंगे, लेकिन आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है यहां कंफ्यूजन से बचने के लिए। एक तो स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होगा, और दूसरा फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होगी, प्राइमरी होगी। तो अगर आपको दो चीजें पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश टू ईच अदर। एक नंबर का क्वेश्चन, कॉग्निशन एंड इमोशन यानी संज्ञान एवं संवेग। एक चैप्टर है आपका जिसमें बहुत छोटी सी बात है, अभी डिस्कस कर लेंगे। इंटरवोवन है, नॉट रिलेटेड, कंप्लीटली सेपरेट या इंडिपेंडेंट। फटाफट से आंसर कीजिए। बी ऑप्शन, नॉट रिलेटेड, कौन सी किताब में पढ़ रहे हो? इंटरवोवन होगा इसका जो आंसर है, साथ, एक दूसरे के साथ बुना हुआ है। इसका दूसरा शब्द हो सकता था इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे के साथ संबंधित है, अंतः संबंधित कह सकते थे। ये सिर्फ एक केस में आंसर होगा, इंडिपेंडेंट, और वो केस क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इनकी कीमत नहीं है, समझते हैं, देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जहां होगा तो वहां सिंपल लिखा होगा, ज़ेज़ोंग ने कहा है। ज़ेज़ोंग एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉग्निशन और इमोशन पर बात की है, और सिर्फ वो कहते हैं कि आपका संज्ञान, जो आपकी दिमागी प्रक्रियाएं हैं, वो आपके संवेग से अलग हैं। अदरवाइज अगर आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है किसी दिन फॉर एग्जाम्पल, या आपके साथ क्या होगा, आपका जो दिमाग है, आपकी जो मेमोरी है, आपकी हर एक चीज पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इंटर रिलेटेड होते हैं आपके इमोशंस। यदि आप मोटिवेटेड हैं, यदि आप अच्छा फील कर रहे हैं आज, तो आप ज्यादा काम भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका जो दिमाग है, जो आपका संज्ञान है, या बाकी की जो प्रोसेसेस हैं, वो आपके इमोशंस से इंटर रिलेटेड है, इंटरवोवन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, आप मैनेज कर सकते हो, और ये व्यक्ति हैं मिस्टर ज़ेज़ोंग। ज़ेज़ोंग के अनुसार कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई होगी तो एक नंबर आपका सेफ है, ठीक है। क्या हुआ रोशन? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर, यानी कि रचनात्मक उत्तर जो है वो किस चीज की रिक्वायरमेंट रखते हैं। क्रिएटिविटी से एक नंबर का क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी मतलब दिशाओं में सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ फ्लेक्सिबल, कुछ बेहतर सोचना। तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको बच्चों से क्रिएटिव आंसर, यानी कुछ अच्छा, कुछ अलग लिखें वो चाहिए? तो पहला ऑप्शन है डायरेक्ट टीचिंग मेथड, डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12 का सी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एग्जैक्टली। अब यहां से दो चीजें नहीं, कई चीजें समझेंगे हम, सैकड़ों चीजें समझेंगे यहां से। ओपन एंडेड मतलब दिशाओं में सोच पाना, यानी अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, ठीक, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। और एक और चीज होती है, इसका उल्टा है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड आंसर्स। क्लोज एंडेड का मतलब है, मतलब जिसका एंड क्लोज्ड हो, जैसे या क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, या जैसे सीटेट के 150 क्वेश्चन आते हैं, उनका एंड क्लोज्ड है। आप अपने एंड से अपनी मर्जी से ओपन होकर के ऐसे की तरह शब्द नहीं लिख सकते। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, यहीं पे आंसर है, कोई 4 में से एक आंसर होगा, आपका कोई थॉट की जरूरत नहीं है, उनमें से एक को आपको पहचानना है, ठीक। तो एंड क्लोज है, यस और नो में आपको एक आंसर कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक भर रहे हो, ट्रू फॉल्स कह रहे हो, या फिर 4 ऑप्शंस में से एक को चुन रहे हो, तो ये क्लोज एंडेड कहलाते हैं। ओपन एंडेड वो होते हैं जिनमें आपके पास अपने शब्दों का चुनाव करने की क्या हो, क्षमता हो, या फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो। जैसे आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, या फिर अगर क्रिएटिव आंसर्स की बात चाहिए तो आपको उनको मौका देना पड़ेगा कि भाई ओपन एंडेड मतलब अपने विचार प्रस्तुत करो, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है।